सिंड्रेला परी की अत्याचारी सौतेली माँ। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में भानुपुर नाम का एक सुंदर सा राज्य था। उस राज्य के राजा पृथ्वीराज और रानी मायावती बहुत ही नेक और दयालु थे। परीलोक की सभी परियां राजा और रानी से बहुत प्रेम करती थी। राजा पृथ्वीराज और रानी मायावती अक्सर राज्य के आसपास के गांव में जाया करते और परियों से बात करके उनकी परेशानियों का हल करते। वो दोनों अपने राज्य कोष में रखे खजाने का प्रयोग उनकी परेशानियों को हल करने में किया करते थे। दूर दूर तक परीलोक के राजा और रानी की जय जयकार थी। परियों के राजा रानी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका राजमहल कई वर्षों से सूना था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। रानी परी मायावती इस बात से बहुत परेशान रहती थी और भगवान से दिन रात सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी। भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन माँ बनने का सुख अभी तक नहीं दिया है। हे भगवान, मेरी सूनी गोद को भर दो। रानी परी, भगवान पर भरोसा रखो, वो एक न एक दिन हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ये कहते हुए राजा पृथ्वीराज रानी परी मायावती को दिलासा देने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन की बात है, रानी परी बगीचे में टहल रही थी। तभी रानी परी मायावती ने देखा कि एक चील घायल छोटी चिड़िया की ओर बढ़ रही थी। ये देख रानी परी बोली, अरे, ये चील तो छोटी चिड़िया को खा जाएगी। मुझे छोटी चिड़िया को बचाना होगा। रानी परी एक डंडे की सहायता से चील को डराने लगी और वह चील डरकर वहां से भाग गई। रानी परी ने उस छोटी सी चिड़िया को अपने हाथों में उठा लिया। फिर वो नन्ही सी चिड़िया बोली, रानी परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अरे, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। रानी परी, आपने मेरी जान बचाई है। भगवान को आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाए। इतना कहकर जादुई चिड़िया अदृश्य हो गई। रानी परी मायावती की तो सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उसे संतान की प्राप्ति हो। जादुई चिड़िया के कहे अनुसार रानी परी की मनोकामना पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। राजा पृथ्वीराज को जब रानी परी ने गर्भवती होने की बात कही तो वो खुशी के मारे नाचने लग गए। रानी परी, मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान हमारी खाली झोली जल्द ही खुशियों से भर देंगे। इस तरह से राजा पृथ्वीराज और रानी परी माता पिता बनने की खुशी में बहुत खुश थे। फिर कुछ महीनों बाद रानी परी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस समय पूरा परीलोक खुशी के मारे झूम उठा। पूरे परीलोक में उत्सव जैसा माहौल था। महल के बाहर राजा रानी को बधाई देने के लिए सभी परियां इकट्ठी हो गई। राजा पृथ्वीराज ने पिता बनने की खुशी में पूरे परीलोक में सोने के सिक्के बांटे। सभी ने राजा रानी और प्यारी सी राजकुमारी को ढेर सारी बधाइयां दी। राजा पृथ्वीराज और रानी परी की बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी। झील सी नीली आंखें और सुनहरे बाल उसकी सुंदरता को चार चांद लगाते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम सिंड्रेला रखा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब राजकुमारी सिंड्रेला परी 5 वर्ष की हो गई थी। एक दिन राजकुमारी सिंड्रेला परी ने अपनी माँ रानी परी से पहाड़ों पर घूमने जाने की जिद की। रानी परी अपनी बेटी सिंड्रेला परी को पहाड़ों पर घुमाने ले गई। राजकुमारी सिंड्रेला परी बहुत ही नटखट थी। पहाड़ों पर पहुंचकर राजकुमारी सिंड्रेला परी रानी परी से बोली, माँ, चलो ना, आँख में चोली खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। मैं आपकी आँख में पट्टी बांध देती हूँ, आप मुझे ढूंढना। अच्छा, ठीक है मेरी प्यारी सी राजकुमारी सिंड्रेला परी। उसके बाद राजकुमारी सिंड्रेला परी ने रानी परी की आंखों पर पट्टी बांधी। फिर रानी परी अपनी बेटी सिंड्रेला परी के साथ खेलने लगी। तभी अचानक रानी परी का पैर फिसला और वो पहाड़ से नीचे जा गिरी। लेकिन भाग्यवश उन्होंने पहाड़ से निकली एक छोटी सी टहनी को पकड़ लिया। आह! बचाओ मुझे, बचाओ, मैं पहाड़ से नीचे गिर जाऊंगी। ये कहते हुए रानी परी जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। अपनी माँ को मुसीबत में देख सिंड्रेला परी रोते हुए बोली, माँ, आप चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ आपको बचाने। आपको कुछ नहीं होगा माँ। नहीं बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम भी नीचे गिर जाओगी। तुम आगे बिल्कुल मत आना,
तुम वापस लौट जाओ। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी पिताजी को बुला कर लाती हूँ। आप हिम्मत रखना और टहनी को मत छोड़ना। ये कहते हुए सिंड्रेला परी महल की ओर भागी। महल में पहुँचते ही सिंड्रेला परी अपने पिता पृथ्वीराज से बोली, पिताजी, माँ को बचा लीजिए। माँ पहाड़ से नीचे गिर गई है और एक टहनी के सहारे लटकी हुई है। पिताजी जल्दी चलिए मेरे साथ। ये तुम क्या कह रही हो सिंड्रेला? सिंड्रेला परी रोते हुए अपने पिता पृथ्वीराज को सारी बात बताती है कि किस तरह से उसकी माँ पहाड़ से नीचे गिर गई। बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अभी अपने कुछ सैनिकों को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। इतना कहकर राजा पृथ्वीराज अपने कुछ सैनिकों को लेकर पहाड़ पर पहुँचे। राजा पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी रानी परी मायावती को पहाड़ पर हर जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी रानी परी मायावती का कुछ पता नहीं चला। फिर निराश होकर राजा पृथ्वीराज महल वापस लौट आए। अपने पिता को वापस अकेला लौटते हुए देख सिंड्रेला परी रोते हुए बोली, पिताजी, माँ कहाँ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप अपने साथ माँ को लेकर क्यों नहीं आए? राजा पृथ्वीराज अपनी बेटी सिंड्रेला परी के सवालों का जवाब नहीं दे पाता और उदास होकर अपने कक्ष में चला जाता है। रानी परी मायावती के अचानक इस तरह चले जाने के गम से पूरे परिलोक में अचानक उदासी का माहौल छा जाता है। राजा पृथ्वीराज ने अपनी प्रजा के हित और अपनी नन्ही सिंड्रेला परी के लिए अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लिया, लेकिन सिंड्रेला परी का रो रो कर बुरा हाल था। ना वो ढंग से खाना खाती और ना ही हंसती बोलती थी। सिंड्रेला परी बस अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? लौट आओ ना माँ, मुझे आपके हाथों से खाना खाना है। आ जाओ ना माँ, तुम कहाँ छुप गई हो? ये कहते हुए राजकुमारी सिंड्रेला परी रोते हुए बिना कुछ खाए सो गई। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख राजा पृथ्वीराज ने काफी सोच विचार कर दूसरी शादी करने का फैसला किया। फिर कुछ दिनों बाद राजा पृथ्वीराज ने मालती नाम की परी से दूसरा विवाह रचाया और उसे महल ले आए। फिर राजा पृथ्वीराज अपनी बेटी सिंड्रेला से मालती परी का परिचय कराते हुए बोले, बेटी सिंड्रेला, ये आपकी नई माँ है। आज से ये आपका ध्यान रखेगी। नन्ही सिंड्रेला परी खुश होते हुए बोली, सच में पिताजी, नई माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी ना? तभी मालती परी सिंड्रेला परी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। मेरी राजकुमारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। मालती परी की ये बातें सुनकर राजा पृथ्वीराज अपने राजपाट के काम में व्यस्त हो गए। वहीं कुछ दिनों तक मालती परी ने राजकुमारी सिंड्रेला परी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब वो राजकुमारी सिंड्रेला परी को ना तो समय पर खाना देती और ना ही उसका ध्यान रखती। वो बस पूरा दिन राजकुमारी सिंड्रेला परी को बेवजह डांटती ही रहती थी। इतना ही नहीं, वो नन्ही सिंड्रेला से अपने पाँव भी दबवाया करती थी। एक दिन राजकुमारी सिंड्रेला परी अपनी सौतेली माँ की शिकायत करने अपने पिता के पास पहुँची। तभी मालती परी वहाँ आ पहुँची और बोली, देखिए ना, आपकी बेटी कितनी शरारती हो गई है। मेरी एक भी बात नहीं मानती, बस सारा दिन उधम मचाती रहती है। इसकी वजह से मैं आराम भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन पिताजी, नई माँ तो। मुझे मालूम है सिंड्रेला कि तुम बहुत ही चंचल हो, लेकिन अब तुम बड़ी हो रही हो। तुम नई माँ का कहना क्यों नहीं मानती? वो जो भी कहती हैं तुम्हारे भले के लिए ही कहती हैं, इसलिए अब तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। दरबार में मंत्रीगण मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। राजा पृथ्वीराज के जाने के बाद मालती परी ने सिंड्रेला परी को गुस्से से खींचकर एक चांटा मारा। खबरदार, आज के बाद मेरे बारे में अगर अपने पिता से कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आप कैसी माँ हो? पिताजी तो कहते थे आप मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप तो बहुत बुरी हो। मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मुझसे गलती हो भी जाती थी तो वो मुझे माफ कर देती थी। माँ, कहाँ हो तुम? तुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है ना? हाँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है।
वो आपके जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर ऐसा है तो मैं तुझे भी तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे तेरी असली माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। आज मैं तेरा काम तमाम ही कर देती हूँ। ये कहते ही मालती परी सिंड्रेला परी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी उसे एक औरत की आवाज आई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला परी की असली माँ मायावती थी। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। मेरे होते हुए राजकुमारी सिंड्रेला परी का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। कौन हो तुम, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? तभी रानी परी मायावती ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। उसे देख राजकुमारी सिंड्रेला परी खुश होते हुए बोली, माँ आप आ गई। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया। मेरी बच्ची, मैं मौत के मुंह से बचकर आई हूँ। उस दिन मैं पहाड़ से नीचे गिर के बहुत घायल हो गई थी। तभी वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे देख लिया। उन्होंने मेरी जान बचाई। कुछ दिन मैं उन लोगों के साथ ही रही। उन्होंने मेरी सेवा की और मैं ठीक हो गई। माँ अब हम पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। हाँ मेरी बच्ची। सिंड्रेला परी अपनी माँ के गले लग जाती है। इतने में राजा पृथ्वीराज भी वहाँ आ पहुँचे। रानी परी मायावती को जिंदा देख खुश होते हुए बोले, रानी परी मायावती, आप जिंदा हैं? आपको सही सलामत देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें आपका कुछ पता नहीं चला। हमें माफ कर दीजिएगा रानी परी। हमने अपनी बेटी की देखभाल के लिए दूसरा विवाह रचा लिया। तुम्हें पता है मालती परी हमारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। महाराज, मुझे सब पता है, लेकिन जिस परी को आप महल की रानी परी बनाकर लाए हो, वो हमारे सिंड्रेला परी की माँ कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। मालती परी बहुत ही दुष्ट और लालची है। इसने परीलोक को हड़पने के लिए आपसे दूसरी शादी की है। मैं कई दिनों से महल में ही थी और अपने मुंह को कपड़े से ढककर इस पर नजर रख रही थी, ताकि मैं इसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। आज इसने हमारी बच्ची को मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गई और मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मालती, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मेरी नन्ही सी बच्ची पर तुम इतने दिनों से अत्याचार कर रही थी। इतना ही नहीं, आज तुमने मेरी मासूम सी बच्ची को मारने की कोशिश की। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, इस दुष्ट और लालची औरत को कारावास में डाल दो। इस तरह कपटी मालती को उसके किए की सजा मिल गई। वहीं राजकुमारी सिंड्रेला परी अपनी माँ रानी परी मायावती को पाकर बहुत खुश थी। वो खुशी से नाचने लगी और रानी परी मायावती के सही सलामत वापस लौटने की खुशी में पूरे परिलोक में उत्सव मनाया गया। उस दिन के बाद से राजकुमारी सिंड्रेला परी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। निकिता की उम्र की सारी लड़कियां 12वीं के बाद कॉलेज जा रही थीं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से निकिता कॉलेज नहीं जा पा रही थी। उसके गांव की कुछ लड़कियां कॉलेज से आ रही होती हैं और वो निकिता को देखती हैं और उसके पास जाती हैं। निकिता, क्या हालचाल है तेरे? ठीक ही हैं। और पढ़ाई कैसे चल रही है? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, तू कॉलेज कहाँ जाती है? वैसे तुझे ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। 12वीं तक की पढ़ाई को कोई नहीं पूछता। आज के समय में तो 12वीं तक कोई भी पढ़ लेता है। इतना बोलकर सुमन चली जाती है। सुमन के जाने के बाद निकिता सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंचकर अपनी बड़ी बहन करुणा से कहती है, दीदी मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन निकिता, माँ के गुजरे हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और हमारे घर की आर्थिक हालत भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में मैं तुझे कॉलेज की पढ़ाई कैसे करवा पाऊंगी? मेरे साथ की सारी लड़कियां कॉलेज जाती हैं, बस मैं ही घर में बैठकर घर के काम करती रहती हूँ। इस साल तो नहीं हो पाएगा। अगले साल मैं कोशिश करूंगी कि तेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दूं। मुझे तो अभी कोई ढंग का काम भी नहीं मिला है। फूल बनाने का काम करती हूँ, लेकिन उससे हमें खाना मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। दीदी, पास वाले गांव में मेरी सहेली की मम्मी केक बनाने का काम करती है। उनके केक की बहुत अच्छी खासी बिक्री होती है। मैं तो कहती हूँ आप भी यही काम शुरू कर दो। वैसे भी हमारे गांव के लोगों को केक लेने के लिए पास वाले गांव में जाना पड़ता है। अगर आप यहाँ केक बेचने का काम शुरू कर दोगी तो किसी को पास वाले गांव में नहीं जाना पड़ेगा और सब आपसे ही खरीदेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है,
लेकिन केक बेचने के लिए एक दुकान की जरूरत होगी। घर के अंदर केक बेचूंगी तो कौन खरीदने आएगा? थोड़ी देर तक दोनों बहनें सोचने लग जाती हैं। तभी करुणा के दिमाग में एक तरकीब आती है। मैं इस घर को गिरवी रख देती हूँ। जब केक की बिक्री होने लगेगी और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आने लगेंगे तो हम धीरे धीरे करके उधार चुकता कर देंगे। करुणा बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो उसी वक्त अपने घर के कागजात जमींदार को दे देती है और उसके बदले कुछ पैसे ले आती है। उसी दिन करुणा और निकिता एक दुकान खरीद लेते हैं। अब तो हमारी अपनी दुकान आ गई है। दीदी, आप कल से ही काम शुरू कर देना। चलो अभी केक बनाने का सामान लेकर आते हैं। उसके बाद दोनों बहनें केक बनाने का सामान लेने जाती हैं। अगले दिन करुणा बहुत सारे केक बनाकर दुकान में रख देती है। थोड़े से पैसे बचते हैं। उससे करुणा घर का राशन ले आती है। इस तरह करुणा के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके केक की बिक्री नहीं हो रही थी। उसी दिन निकिता को उसकी सहेली मिलती है, जिसकी माँ केक बेचने का काम करती थी। निकिता अपनी सहेली को अपने केक के दुकान के बारे में बताती है। उसकी बातें सुनकर उसकी सहेली बोलती है, कुछ भी कर ले, लेकिन अभी भी तेरे गांव के लोग मेरे गांव में ही केक लेने आएंगे। मैंने देखा तेरी बहन दुकान के अंदर बैठी हुई थी और वहाँ एक मक्खी भी नहीं दिख रही थी। इतना बोलकर प्रिया हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। प्रिया की बातें सुन निकिता उदास हो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही केक की बिक्री नहीं होती है, इसलिए दोनों बहनें अपने घर में उदास होकर बैठी होती हैं। निकिता, लगता है हमने घर गिरवी रख के दुकान लेने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी दुकान पर तो कोई केक लेने आता ही नहीं है। सब अभी भी पास वाले गांव में ही केक लेने जाते हैं। लगता है गांव वालों को मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे दीदी, इतना क्यों सोच रही हो आप? अभी नई नई दुकान खुली है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। देखना, एक दिन हमारी दुकान अच्छे से चलने लगेगी। हाँ, यही सोचकर मन को तसल्ली देनी होगी। वैसे दीदी, कल पड़ोस में रहने वाली राधा का जन्मदिन है। हमारे पास उसे गिफ्ट देने के लिए पैसे तो नहीं है, इसलिए आप मुझे एक केक दे देना। मैं गिफ्ट में राधा को एक केक दे दूंगी। अगले दिन निकिता राधा के जन्मदिन में केक लेकर जाती है। राधा, मेरे पास तुम्हें गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अपनी दीदी का बना हुआ केक लेकर आई हूँ। निकिता, ये केक तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जरूर खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। आज मैं तेरा लाया हुआ केक ही काटूंगी। राधा निकिता का लाया हुआ केक काटती है। थोड़ी देर बाद जन्मदिन पार्टी में आए सभी लोग केक खाते हैं और सभी को केक बहुत टेस्टी लगता है। वहाँ आए सभी लोग निकिता के लाए हुए केक की बहुत तारीफ करते हैं। ये केक तो बहुत स्वादिष्ट है। कुछ दिनों बाद मेरी दोनों जुड़वा बेटियों का जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन पर निकिता की दुकान से ही केक लेकर जाऊंगी। हाँ बहन, हमारे गांव में इतनी टेस्टी केक की दुकान है और हम पास वाले गांव में जाते हैं केक लेने। अब से हम निकिता की बहन की दुकान से ही केक लेंगे। उस दिन से गांव के लोग करुणा के दुकान पर केक लेने आने लगते हैं। धीरे धीरे करुणा की केक की बात पास वाले गांव में भी फैल जाती है और वहां के लोग भी करुणा से केक लेना शुरू कर देते हैं। एक दिन फिर से प्रिया निकिता को मिलती है। प्रिया, अब मेरी दुकान भी बहुत अच्छे से चलने लगी है। तुम कह रही थी ना कि मेरी दुकान के पास मक्खी भी नहीं भटक रही है और अब इतने लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। वैसे तुम्हारी मम्मी की दुकान कैसी चल रही है? प्रिया निकिता की बातों का जवाब नहीं देती है और अपने घर चली जाती है। अपने घर जाकर प्रिया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, पता है हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही है? नहीं प्रिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ दिनों से क्या हो रहा है। एक भी केक की बिक्री नहीं हो रही है। कैसे होगी मम्मी? ये सारे गांव वाले पास वाले गांव में केक लेने जाते हैं। उसके बाद प्रिया करुणा की केक के दुकान के बारे में अपनी मम्मी को बताती है। उन दोनों की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। हम दोनों को मिलकर उन दोनों बहनों को सबक सिखाना होगा। हाँ मम्मी, मैं भी यही सोच रही थी। आज रात को ही हम दोनों उनके केक की दुकान को आग लगा देंगे। इस तरह दोनों माँ बेटी दोनों बहनों के केक की दुकान में आग लगाने की सोचती है। उसी रात दोनों माँ बेटी करुणा के केक के दुकान के पास जाती हैं और दुकान में आग लगा देती हैं।
अगली सुबह जब दोनों बहनें अपनी केक की दुकान पर जाती हैं, तो वहाँ दुकान का मलबा रखा हुआ था। ये देखकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। दीदी, ये क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ था और अचानक ये सब। निकिता, अब तक मैंने सारा उधार भी चुकता नहीं किया था। पता नहीं हमने क्या पाप किया है जो सब कुछ हमारे साथ ही गलत होता है। उसी वक्त जमींदार भी आ जाता है और अपने पैसे मांगने लगता है। करुणा और निकिता जमींदार के सामने बहुत रोती हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और दोनों बहनों का घर कब्जा कर लेता है। उसके बाद दोनों बहनें रोते रोते जंगल जाती हैं। अब हमारे पास ना ही घर रहा और ना ही दुकान। पता नहीं किसको हमसे क्या दुश्मनी थी जो हमारे दुकान में आग लगा दी। उसी वक्त दोनों बहनों को किसी की चीखने की आवाज आती है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। दोनों बहनें आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचती हैं और देखती हैं कि एक परी पेड़ से बंधी हुई है। दोनों बहनें परी की रस्सी खोलती हैं। परी, आपको यहाँ किसने बांधा? मेरे ही परी लोग की एक बहुत ही दुष्ट परी है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए आज वो धोखे से मुझे यहाँ लेकर आई और मुझे इस पेड़ से बांध दिया। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? हाँ, आप बताइए, आपको कैसी मदद चाहिए? जो परी मुझे धोखे से यहाँ लेकर आई थी, वो मेरे झुमके लेकर चली गई है। वो आज रात को वो झुमका तोड़ देगी, जिसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन रात होने से पहले उसने मेरा झुमका आसमान की किसी केक में रखा हुआ है। क्या तुम दोनों रात होने से पहले आसमान से मेरे दोनों झुमके लेकर आ सकती हो? ठीक है परी, लेकिन हम आसमान में कैसे जाएं? ये लो मेरी कालीन, मैं इसी में बैठकर परी लोक से पृथ्वी लोक आई थी। अब तुम दोनों इसकी मदद से आसमान में जाओ। दोनों बहनें परी की कालीन पर बैठ जाती हैं और उड़ते हुए आसमान में पहुंच जाती हैं। वो कालीन दोनों बहनों को तीनों केक के घर के पास छोड़ देती है। आओ आओ, तुम दोनों का यहाँ स्वागत है। बताओ तुम क्या लेने आई हो? नहीं नहीं, तुम मेरे घर में आओ। तुम मेरे घर में से जितनी मर्जी चाहो सोने और हीरे के जेवर लेकर जा सकती हो। इसे बेचकर इतने पैसे आएंगे कि कभी खत्म ही नहीं होंगे। दोनों केक की बातें सुनने के बाद करुणा बोलती है, पहले केक, तुमने नहीं बताया तुम्हारे घर के अंदर क्या है? मेरे घर के अंदर तो एक परी किसी दूसरी परी का झुमका रख कर गई है। मेरे घर में तुम्हें धन, सोने और हीरे के जेवर नहीं, बल्कि 2 झुमके मिलेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ परी का झुमका लेने आए हैं और सिर्फ वही लेंगे, इसलिए हम दोनों पहले केक के घर में जाना चाहेंगे। दोनों बहनें परी का झुमका लेकर फिर से परी के पास आ जाती हैं। तुम दोनों बहनों का बहुत शुक्रिया। अब मैं भी तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। उसके बाद परी जादुई केक का घर, जिसमें परी के झुमके रखे हुए थे, उसे अपने सामने प्रकट कर देती है। अब से तुम दोनों बहनें इस घर में ही रहना। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मैं परी लोक जा रही हूँ, रानी परी को उस दुष्ट परी के बारे में बताने के लिए। जब भी मुझे तुम दोनों से मिलने का मन होगा तो मैं आ जाया करूँगी। इतना बोलकर परी चली जाती है। दोनों बहनें जादुई केक के घर के अंदर जाती हैं। निकिता, ये घर तो अंदर से दिखने में बहुत सुंदर है। हमारे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि हमारी दुकान में किसने आग लगाई है। तभी केक के घर से आवाज आती है, करुणा, जहाँ तुम्हारी दुकान थी वहीं सामने एक सीसीटीवी कैमरा भी था। उस कैमरे के मदद से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दोनों बहनें उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज देखने जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनके दुकान में प्रिया और उसकी माँ ने आग लगाई है। दीदी, चलो अभी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ ये सब दिखाते हैं। दोनों बहनें पुलिस स्टेशन जाती हैं और पुलिस वाले को सीसीटीवी फुटेज दिखाती हैं। पुलिस वाला उसी दिन दोनों माँ बेटी को कारावास के अंदर बंद कर देता है। इस तरह दोनों बहनें दोनों माँ बेटी को सजा दिलवाकर बहुत खुश होती हैं। कुछ दिनों बाद निकिता का एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती हैं।